अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, घरों में आपस में छोटे मोटे झगड़ों से जो मसाइल पैदा होते हैं, आज उस पर गुफ्तगू करने के लिए हम आपसे मुलाकात करवा रहे हैं कर्नल कुद्दूस और उनकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है जनाब? खैरियत है? आप सुनाइए। यार फरीद, मैं आपको एक बात बताऊं, बहन भाइयों के दरमियान या बच्चों में और माँ बाप में छोटे छोटे जो मसाइल होते हैं या रंजिशें पैदा होती हैं, वो इतनी महसूस नहीं होती जी। मैंने ये मुशाहिदा किया है कि जो सास बहू की आपस में रंजिश होती है ना, उस वजह से घर जो है ना, उसकी हालत पूरी रूस और यूक्रेन वाली हो जाती है। कर्नल साहब, ये तो ना खत्म होने वाला सिलसिला और हर घर का मसला है। बिल्कुल ठीक है, मगर इसको नहीं इतना बढ़ावा देना चाहिए ना जी, कि छोटे से मसले को आप वही, फिर मैं दोबारा कहूंगा कि रूस और यूक्रेन वाली शक्ल बना दें। और आप समझ ही गए होंगे हमारे घर में यूक्रेन कौन है और रूस कौन है। सीधा उनसे कहें कि रूस मैं हूँ। बाबा, ये रूस और यूक्रेन वाली शक्ल कभी भी ना बने। ये मामू इसमें अमेरिका का किरदार अदा करते हैं, जो असला सप्लाई करते हैं। ओ यूक्रेन की बात हो रही है। वाह भांजे, आलू बैंगन को असला कह रहे हो? मामू, आप अपनी लड़ाई अपने तक रखें, किचन तक ना आए। देखे ना, ये होता है कि हर बंदा लड़ाई में से अपनी अपनी टेस्ट का दाना चोग रहा हो। और मुख्तलिफ ममालिक जो किरदार अदा कर रहे हैं, वो अपना किरदार इसमें अदा करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, मौसूफ भी कम नहीं है। मतलब हैं तो हमारे फैमिली मेंबर, हमने तो कभी मुलाजिम समझा ही नहीं। मगर भाई, खुदा के लिए फैमिली मेंबर हो अगर, तो फैमिली को जोड़ने वाली बातें करो ना। बिल्कुल। अब आप देखें ना कि ये जिनका जिक्र किया है बच्चे ने, मेरे साला साहब मोहतरम मुकर्रम अब्दुल सलाम साहब, ये वाकई बात का बतंगड़ बनाने में ऐसे माहिर हैं जैसे कुम्हार आंखें बंद करके नहीं हांडी बना लेता। इनको पता भी नहीं चलता कि कब इन्होंने मसला जो है उसको बाकायदा जंग की शक्ल दे दी। शक्ल भी इनकी हांडी गोश्त जैसी है। भाईजान, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा ना कि आप ही सच कह रही है। और इसी बात का दुख होता है इन्हें। नहीं, बिल्कुल दुख नहीं होता। मुझे पता है कि दो बेवकूफ बैठे हों तो वो इसी तरह की बातें करते हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर ये एहसास किए कि मेरी इस छोटी सी बात से घर में आग लग सकती है, मुंह से मौसूफ निकाल देते हैं। कर्नल साहब, आप तो मुदब्बराना अंदाज में हर मसले को सुलझा देते हैं, अब क्या हो गया? होना क्या है जी, बहू की कजन की शादी थी, वहां जाहिर है उन लोगों ने हमें भी बुलाया। भाई, कोई इज्जत दे रहा है तो उसे हजम करने का भी तरीका सीखो। हाँ जी। वहां हम सारे गए हैं। अच्छा। शादी पे ये हुआ कि कुर्सियां जहां हमें फारग मिली, खाली मिली, हम वहां बैठ गए। मौसूफ ने वहीं बैठ के गुफ्तगू शुरू कर दी कि हमें आगे सोफों पे क्यों नहीं बिठाया, हम बच्ची के ससुराल वाले हैं। भाई, बच्ची के आगे कजन की शादी है, वहां पे गए हुए हैं, अगर उन्होंने बुला लिया है तो पीछे बैठ के कौन सा हमें जंप लग रहे हैं। ये बस में थोड़े बैठे हुए, बारात में बैठे हुए हैं, तो बैठी रहो आराम से। भाईजान, आपको पता है कि हमारे साथ ही लोगों के ड्राइवर बैठे हुए थे। ड्राइवर बैठे हुए तो किसी ने तुम्हें रेस दे दी है या तुम्हारा क्लच नप दिया है? बाबा, ड्राइवरों के साथ तो कोई मसला नहीं। हाँ, अलबत्ता मामू का झगड़ा नाई के साथ जरूर हुआ है, जब इन्होंने बिद वाले थैले में से 12-13 पैकेट उठा लिए थे। ये तो कोई मसला ही नहीं है भांजे, मैंने 10-12 पैकेट उठाए जरूर थे। उसने कहा फेंको इधर, तो मैंने फौरन आधे पैकेट फेंक दिए थे। जी, खुद तो 6 पैकेट फेंक दिए थे और मुझे कहता है अब तुम बिद लेकर आओ। मैंने कहा जी मुझे तो वो दे गए हैं, करो ऊपर से जाओ और दोबारा लेकर आओ। अब भाई, मुझे कोई शौक नहीं है बिद खाने का। उसमें जो मखाने थे वो बड़े साफ सुथरे थे। अक्सर फरीद साहब, मखानों में किरक होती है। हाँ जी, और जहाँ पे साफ मखाने से मिले फिर ये रज के खाता है। तो फरीद साहब मौसूफा जो है, इनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमें वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। यू मीन प्रोटोकॉल? जी हाँ। डैडी, मैंने तो मामा से कहा भी था कि मामा आगे आ जाए सोफे पे। मामा ने कहा हम जहाँ बैठ गए बस बैठ गए। बिटिया, तुमने उस वक्त कहा था जिस वक्त लोग जाना शुरू हो गए थे।
मतलब आते ही क्यों नहीं हमें प्रोटोकॉल दिया? जाहिर है गोंगलू से मिट्टी झाड़ के कह दिया कि आके बैठ जाए। ओ गोंगलू, मेरा मतलब है गोंगलू से मिट्टी नहीं झाड़ी उसने जब देखा कि खाली हो गया सोफा तो आ जाओ भाई। अब खाली नहीं तो किसी को उठा के तो नहीं आपको बिठाना। हाँ बिल्कुल। मत इस तरह की अना लेके घर से निकला करो। ये भी फील किया करो कि दूसरों की भी इज्जत है। जहां पे आप जा रहे हैं उन लोगों के अपने बहुत से मसाइल होते हैं। इज्जत बड़ी चीज है, इज्जत बड़ी चीज है दुनिया वालों, इज्जत बड़ी चीज है। इज्जत करो और इज्जत कराओ। रीस साहब, मैं तो जंगल में जाऊं ना शिकार के लिए तो सब जानवरों की इज्जत करता हूं। हिरन हो, बारहसिंगा हो, हत्ता के शेर हो। शेर का शिकार, शेर का शिकार कितना खतरनाक होता है, लेकिन मैं शेर की इज्जत करता हूं। उससे पूछता हूं कि भाईजान आपकी इजाजत है तो मैं गोली मार सकता हूं? अगर वो कहे कि मार लो गोली तो मारता हूं, नहीं तो मैं पिछले मुंह वापस आ जाता हूं। एक दफा तो शेर ने कहा कि गोली मार लो, लेकिन दाई टांग में मारना, बाई टांग में मेरे पहले लगी है गोली। मैंने बंदूक सीधी कर ली, अचानक बीच में लोमड़ी आ गई। आ जाती है लोमड़ी, वो घरों में काम कुम करने जाती है ना, तो आ जाती है। तो मैंने कहा बाजी लोमड़ी आप बीच में से हट जाएं, आपका कोई मसला नहीं, मेरा और शेर का मसला है। तो दुर्रानी साहब इतनी देर शेर खड़ा आपकी बातें सुनता रहा? यही तो बता रहा हूं कि शेर मेरी इज्जत करता है, मैं शेर की इज्जत करता हूं। दुरानी बाद आ जाओ, इस दफा शेर ने इज्जत नहीं करनी तुम्हारी। दुरानी भाईजान, ये शिकार की आपने दास्तान सुनाई है या किसी कार्टून फिल्म की कहानी? डैडी, शिकार से मुझे याद आया, शादी वालों ने इतना अच्छा मटन कोरमा बनाया हुआ था। लेकिन मामा ने मुझ पे गुस्सा निकालने के लिए माँ सबके सामने ये कहा, पता नहीं कैसा सालन बना हुआ है। मामू 3 पराते सालन खाने के बाद कहते हैं इन्होंने तो बकरे ही बूढ़े जिबा किए हुए हैं। और 3 पराते तो खा ली और फिर जेब में से शॉपर निकाल के चौथी परात उसमें उंडेल दी और बांध के मुझे कहते हैं कि तुम अपनी जेब में रख लो। मैंने कहा अगर शॉपर फट गया तो मेरे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। फिर मुझे डांटा, बुरा भला कहा। अबे ओ नलायक, वो सालन नहीं था, बिटिया की गर्म चादर थी शॉपर में। अबे ओ खुराक के दहशत गर्द, कुछ ख्याल किया करो। कहीं जाते हो तो इज्जत बेइज्जती का भी ख्याल कर लिया करो। हाय हाय, मेरे भाई के पीछे पड़ जाया करो। और जो बेइज्जती तुम्हारी बहू ने करवाई है वो तुम्हें नजर नहीं आ रही? सब देख रहा था मैं और सब सुन रहा था। जानबूझ के उधर छोटे छोटे वो टॉप्स पहन के गई है। अच्छा। और पता था इसे कि ये इसकी रिश्तेदार खवातीन है। हाँ। खवातीन के सामने कह रही है कि वो उसने किसी ने कह दिया कि टॉप साहब के छोटे छोटे बड़े प्यारे हैं। कहती हाँ जी, इतने छोटे बहू ही ला सकती है, ये मेरी बहू के लाए हुए हैं। ये तो बहुत ही गलत बात है। यानी कि आप दूसरे लोगों के सामने आपको चाहिए कि बहू के रुतबे को बुलंद करें, ना कि ये कि अपने बहू की दूसरे लोगों के सामने बेइज्जती करें। सच पूछे ना फरीद साहब, तो हम लोग प्रोटोकॉल भी उनसे मांगते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं। सही कह रहे हैं आप। और जो लड़के वाले हैं ना, वो खामखा लड़की वालों को जरूर कमजोर समझते हैं कि ये चूंकि इनकी लड़की हमारे यहाँ है और ये हमसे डरे हुए लोग हैं, इसलिए ये हमें प्रोटोकॉल दें, हम इनको आसानी से दबा सकते हैं। इसलिए मैं ज्यादा वक्त जंगल में गुजारता हूँ। रीस साहब, आज के इंसान से जंगल के जानवर अच्छे हैं। वो प्रोटोकॉल नहीं मांगते, उनको प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, इन आंखों से देखे, मेरी आंखें दोनों का ऑपरेशन करा लिया मैंने, लेंस डलवा लिया दोनों में मैंने। इन लेंस वाली आंखों से मैंने खुद देखा है कि हाथी बड़े आराम से आ रहा है, उसके आगे छोटे 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 हाथी जा रहे हैं। हाथी को कोई मलाल नहीं हो रहा कि मैं मेन हूं, मैं आगे चलूं, नहीं, वो आ रहा है। शेर को देखा मैंने, सोया हुआ है, उसका बच्चा उसके ऊपर से टाप रहा है, पड़म पड़म। रीस साहब, शेर ने ऐसे आंख खोल के देखा है कि कौन बदतमीजी कर रहा है। उसने देखा कि बच्चा एंजॉय करने दो, फिर सो गया। हालांकि शेर जंगल का बादशाह है, उसके ऊपर से कोई टाप सकता है? नहीं, शेर गनमैन भी रख सकता है। जंगल में गनमैन? जी जी, मिल जाते हैं। बंदर बंदूक चला लेता है। आपने मदारी के पास देखा होगा बंदर बंदूक चलाता। वो लहदा बात है कि बंदूक चला के वो खुद डर जाता है। शेर को कोई प्रोटोकॉल का कोई शौक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। खुदा के लिए दुरानी जरा मुंह बंद रखा करो, तुम मेरे दोस्त कम और मदारी ज्यादा लगने शुरू हो जाते।
बात ये है फरीद साहब कि आप कहीं जाते हैं अगर मेहमान के तौर पे, और वहाँ और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, और उन घर वालों को, मेजबानों को, और भी बहुत से मेहमानों को अटेंड करना है, तो वहाँ पे आप अपनी अना लेके बैठ जाएं, अपने प्रोटोकॉल का रोना लेके बैठ जाएं, तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। भाईजान हमें भी कोई शौक नहीं है प्रोटोकॉल का, मगर उनके चेहरों से पता तो चलना चाहिए कि उनको हमारे आने की खुशी हुई है। मामू आप तो रहने ही दें, शादी में जितने वेटर थे आधे से ज्यादा तो आपको ही खाना सर्व कर रहे थे। और बाबा निकाह के बाद लोगों ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो मामू ने आवाज लगा दी, रोटी खुल गई है। लोगों ने चेहरे पे हाथ भी नहीं फेरे और सब मेजों की तरफ दौड़े। अब भांजे मैंने उनका फायदा सोचा है, 35 मिनट रह गए थे हाल बंद होने में। मामू आपको हॉल की फिक्र नहीं थी, आपको भूख से हॉल पड़ रहे थे। शर्फू, स्टूपिड बात ना किया करो। ये बात अपने भाई से भी कहा करो। अभी तो मैंने ये नहीं तुम्हें बताया कि जाके गाड़ियों से भी उतरे ही हैं। वो जो पार्किंग में लड़के गाड़ियां लगवा रहे थे उनके मुलाजमीन, उनसे कहना शुरू हो गया ये अब्दुल सलाम कि तुम्हें पता है हम कौन है? ये जिनकी बच्ची की शादी हो रही है, इनकी एक बच्ची की हमारे यहाँ शादी हुई हुई, हम इनके समधी हैं, हमारा लड़का है, इनकी लड़की है। यार ये बातें आप मुलाजमीन को बता रहे हैं, क्या हो गया आप लोगों को? भाईजान मैंने उसको ऐसे नहीं कहा था, उसने मुझे खुद पूछा था कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो या लड़के वालों की तरफ से। तो मैंने कहा तुम क्यों पूछ रहे हो? तो उसने कहा तुम शक्ल से तो मुफ्त खाने वाले लगते हो। ओह माय गॉड, पार्किंग में इतने इंटेलिजेंट लोग रखे हुए उन्होंने। दुरानी भाई आप तो बात ही ना करें। क्यों, मैं ओवरलैप करता हूँ? आपके घर बारात लेकर आए थे हम, आपने कौन सी हमारी इज्जत रख ली थी? लड़का गाड़ी में से बाहर भी उतर आया था, तो सामने कोई इस्तकबाल के लिए नहीं था। इस्तकबाल किस चीज का? लड़का क्या सेंचुरी करके आया था? देखो ना कैसी कैसी चीजें इसने दिल में रखी हुई। भाई वो मेरा यार है, दोस्त है, मैंने खुद उसे कहा कि जब तुम्हारे दरवाजे के आगे पहुंच जाएंगे मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। मुझे नहीं याद रहा फोन करना, मैं उतर आया, नीचे हम लोग उतर आए, मैंने फोन किया, ये फौरन बेचारे दौड़ते आए अंदर से। अब इसमें कौन सी हमारी बेइज्जती हो गई है यार? और इतने अरसे बाद इस बात को याद करना कोई अच्छी बात नहीं। हाँ जी, सुन लिया बहन जी आपने, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसने मुझे फोन नहीं किया, मैंने तो पूरी तैयारी की हुई थी इस्तकबाल की। 2 बंदर मंगवाए हुए थे फरीद साहब, और उनकी रेसल कराई थी 10 दिन। 10 दिन तो ड्रामे की रेसल ही होती। मैंने कहा जब मेरा दामाद अंदर घुसने लगे तो एक बंदर ने इधर से कलाबाजी लगानी है, एक ने इधर से लगानी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। हाँ साहब सही कह रहे हो, हर चीज च सुर है, लेकिन गोगा फिर भी बसुर है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚਪੜ ਚਪੜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ। अच्छा जी, गुज़िश्ता दिनों क्लासिकी मौसीकी के नामवर उस्ताद हुसैन बख्श गुल्लू साहब इंतकाल कर गए, और हमने उनका जिक्र अपने इस शो में भी किया। क्या बात थी। मैं ये सोचता हूँ कि ये वो तमाम लोग थे जो क्लासिकी मौसीकी के दरख्शां रोशन सितारे थे। जी बिल्कुल। एक वक्त था बर्रे सगीर के अंदर क्लासिकी मौसीकी का डंका बजता था जी, यानी कि लोग सुनने वाले भी थे, इसके अप्रिशिएट करने वाले थे और लोग चाहने वाले थे। लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि क्लासिकी मौसीकी के जो सितारे थे, जो इसमें नामवर लोग थे, वो एक एक करके एक तरफ तो दुनिया से रुखसत हुए, और ना ही वो लोग रहे, ना ही वो असातिज़ा कराम रहे, और ना ही वो सुनने वाले रहे। आप देखें कि एक वक्त था जब लोग इन्हें सुनते थे। बर्रे सगीर के अंदर एक बड़ा नाम उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का भी है। क्या बात है, बहुत बड़ा नाम है जी, वाह वाह। और इनका पूरे बर्रे सगीर में डंका बजता था जनाब। लो जी, बड़े गुलाम अली खान साहब की रूह आ गई है। वेलकम खान साहब,
बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। फरीद साहब, ऐसा मौसीकी के साथ इश्क किसी ने नहीं किया जैसा बड़े गुलाम अली खान ने किया। क्या बात है गौरी। इस जहान की हर शय में सुर है, पत्तों की सरसराहट में सुर है, परिंदों की बोलियों में सुर है, चश्मों के बहाव में सुर है। बहुत खूब। सुर से मोहब्बत दरअसल पूरे जहान से मोहब्बत है। वाह बहुत खूब। वाह वाह वाह, क्या बात है खान साहब, सही कह रहे हो। हर चीज च सुर है, लेकिन गोगा फिर भी बसुर है। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚਪੜ ਚਪੜ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਪਏ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ। यार इतने बड़े उस्ताद, फन्ने मौसीकी के हरफे आखिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब हमारे दरमियान मौजूद है और तुम लोग अपनी जरूर चबड़ चबड़ करोगे। नहीं जी, मैं अपनी नहीं गोगे दी चबड़ चबड़ दी गल कर रहे हैं। गुलाम अली साहब ना कौन प्यार नहीं करता। ये तो एडे वड्डे फनकार होए ने, इन्हां दी मौसीकी सुन के ते पता चलता है कि वाकई मौसीकी रूह दी ग़िज़ा है। जमाने की मोहब्बत है मियाँ, वरना मैं तो मौसीकी की अलफ बे से आगे नहीं बढ़ पाया। हाँ साहब, ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, वरना बर्रे सगीर की क्लासिकी और नीम क्लासिकी मौसीकी में मियाँ तानसेन और अमीर खुसरो के बाद लोग आप ही को याद करते हैं। वाह 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 वाह। नहीं, मैं समझता हूँ कि अमीर खुसरो ने राग इजाद किए, साज इजाद किए। तानसेन को मशरकी मौसीकी का जद्दे अमजद माना जाता है। लेकिन खान साहब, आपको भी गवैये और रागों के मौजिद दोनों हैसियतों में मुस्तनद उस्ताद समझा जाता है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि बड़े खान साहब के बाद जिसने भी गाया वो इनसे बाहर नहीं निकल पाया। नहीं थैले, दुनिया बहुत कूड़ हो चुकी है। अब तो बात चाहत फतेह अली तक पहुंच गई है। ओ माय गॉड, वाला ना ट्रैक्टर खिंचन वाले हम मसीकी जान बड़े ने। हाय हाय हाय, कैसी कूड़ मौसीकी शुरू हो गई। नहीं बेटे, शीश महल च खोता आवड़े ते शीश महल दा कोई कसूर नहीं होंदा। ओ या शीश महल दे राखियां दा कसूर है ते या फिर खोते दा कसूर है। मौसीकी तो हमेशा से उम्दा चीज है। हाँ, सुनने वाले बदलते रहते हैं। वाकई खान साहब कदरदान बदलते रहते हैं। एक वाकया मुझे याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा, 60 की दहाई में जब के.एम. आसिफ साहब फिल्म मुगल आजम बना रहे थे, उसमें एक सीन था दिलीप कुमार और मधुबाला के दरमियान जब उनकी पहली मुलाकात होती है। तो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट ये थी कि पीछे तानसेन की आवाज चाहिए और उस आवाज के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से दरखास्त की गई। आप लोगों को मालूम है कि खान साहब ने इनकार कर दिया। क्यों? खान साहब ने कहा, मैं फिल्म के लिए काम ही नहीं करता मैं। लेकिन दूसरी तरफ कदरदान मौजूद थे। वाह। यानी फिल्म के डायरेक्टर के आसिफ साहब और मौसीकार नौशाद साहब उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के घर पहुंच गए। अरे वाह। डेरा डाल दिया वहां पे और कहा कि इस सीन के लिए आपकी आवाज ही चाहिए क्योंकि वक्त के तानसेन आप हैं। क्या कहने। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि खान साहब ने उनको दौड़ाने के लिए उस वक्त का मुआवजा, जब लता मंगेशकर साहिबा, जब रफी साहब, उनका सबसे ज्यादा मुआवजा हुआ करता था 500 रुपए। 500 रुपए भी उस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने उनको दौड़ाने के लिए कहा कि मैं 25,000 रुपए मुआवजा लूंगा इस अलाप का। अच्छा। 25,000 रुपए तो बहुत ही ज्यादा रकम थी। यानी कि उनके गुमा में यह था कि मैं इतनी बड़ी रकम का तकाजा करूंगा तो डायरेक्टर और मौसीकार जो है दौड़ जाएंगे, चले जाएंगे। लेकिन देखिए कि कदरदान थे। उन्होंने के आसिफ साहब ने जेब से 25,000 रुपए निकाले और कहा कि लीजिए खान साहब, ये लीजिए। और खान साहब के पास फिर कोई अल्फाज ही नहीं थे और बाद अज़ा उन्होंने उस फिल्म के लिए अलाप दिया। वाह। वही बात है ना जी कि कदरदान जो हैं, सुनने वाले जो हैं, वही गवैये की अहमियत का एहसास दिलाते। अब लोग जो हैं वो सुनना छोड़ गए हुए हैं। लोग अब शोर शराबे को पसंद करते हैं। मौसीकी के जो दाव पेच हम इस्तेमाल करते थे,
अब गवैये उसकी जरूरत महसूस नहीं करते। आहा। अब गाने वाले जो हैं वो अपनी चाशनी डालनी चाहते हैं, गले की बजाय हाथों पाँव का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए वो भी कामयाब हैं, हम उन्हें बुरा नहीं कहते। हाँ साहब, अब तो जिसके पास पैसा है वो गवैया बन जाता है। एक गाना रिकॉर्ड करवाते हैं, महंगी सी वीडियो बनाते हैं, उसमें खूबसूरत लड़कियां डालते हैं। मुझे खूबसूरत लड़कियों से कोई इतराज नहीं, आई लाइक देम, बट मौसीकी का बेड़ा गर्क हो रहा है। गौरी साहब, आपको खूबसूरत लड़कियों पे इतराज नहीं, उन लड़कियों से भी पूछ लेना, कहीं उनको आप पे कोई इतराज ना हो। तुम क्यों खूबसूरत जोड़ों में बोल रहे हो? अच्छा, एक और दिलचस्प बात मैं आप लोगों को बताऊं कि खान साहब पहले गवैये थे जिनके राग रिकॉर्ड किए गए, और इनकी आवाज वहां पहुंची जहां ये खुद नहीं जा सकते थे। अरे वाह। अच्छा, उस वक्त हिंदुस्तान में ये बात मशहूर थी, ये मिथ थी कि जो गवैया अपने संगीत रिकॉर्ड कराएगा उसे मौत आ जाएगी, वो मर जाएगा। अगर खान साहब ने इस मिथ को तोड़ा, इस तसव्वुर, इस तासुर को जायल किया कि ऐसा नहीं है, और अपनी जवानी में इन्होंने अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई, इनके राग रिकॉर्ड हुए उस वक्त नौजवानी में, और यही वजह है कि आज इनकी आवाज हम सुन सकते हैं। देखो ना कैसा मासूम दौर सी कि आवाज रिकॉर्ड करना गवैया मर जाएगा। वो मेरा ख्याल ये सोचते होंगे कि रिकॉर्डिंग मशीन चो करंट ना पैजे किते। आवाज तो मैंने रिकॉर्ड करवाई, मगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आवाज अब भी मौजूद होना ना होना एक ही बराबर है, क्योंकि मेरे दौर में तो मौसीकी रूह की ग़ज़ा थी। जी। अब तो लगता है कि मौसीकी रूह के लिए हैजा बन चुकी। इसमें कोई शक नहीं कि मैंने टेक्नोलॉजी से मौसीकी को जिद्दत दी, लेकिन जो शिद्दत और हिजान अब दिया जा रहा है, उस मौसीकी को सुनने से सुकून नहीं मिलता, बल्कि सुकून आवर अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हाय खान साहब, हम ते ऐसे शौके लोग गाना गा रहे ने कि उन्हां दा गाना सुन लो ते राती सुते पिया डरावने ख्वाब आउंदे ने, लगदा मंजी दे आले दुआले छलेडे भंगड़े पा रहे। बस जी, उन्हां लोकां दा मौसीकी नाल इन्ना की ताल्लुक है जिन्ना गोगे दी विगदा दे सिर नाल। यार खान साहब बड़े आदमी हैं, इनसे बड़ी बात करें। यानी बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी उस्ताद का मर्तबा देखना हो तो उसके शागिर्दों को देखो। आपको मालूम है कि इनके गंडाबंद शागिर्दों में कौन कौन शामिल है? कौन जी? नूर जहां साहिबा, लता मंगेशकर, इनायत हुसैन साहब, गुलाम अली जैसे बड़े लोग इनके शागिर्दों में शामिल हैं। वाह भाई, कौन उस्ताद और कौन शागिर्द ये नहीं देखा, बस सारी जिंदगी मौसीकी से मोहब्बत की है। वाह। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। तुमने कहा था कि तुम्हें इंटरव्यू करना है, और साथ तुमने इस बिज्जू को बुला लिया है। ओए होए होए, मेरी शादी का सत्यानाश करके अब मुझको बिज्जू बोल रहा है। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे दरमियान मौजूद है जीवीएस अपने बुटीक के एक नए झगड़े के साथ। वैसे बहुत अफसोस हुआ है मुझे फरीद। क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले भी कहा हुआ है कि मुझे पहले बताया करो मेरे साथ कौन है। तुमने कहा था कि तुम्हें इंटरव्यू करना है, और साथ तुमने इस बिज्जू को बुला लिया है। ओए होए होए, मेरी शादी का सत्यानाश करके अब मुझको बिज्जू बोल रहा है। फरीद साहब, ये चक्कर क्या है? यार आपने खबर नहीं पड़ी? नहीं यार, एक दूल्हा ने अपनी शादी की शेरवानी की तैयारी के लिए एक बुटीक को ऑर्डर दिया। वो जब अपनी शेरवानी लेने के लिए गया तो बुटीक वाले ने उसको एक पुरानी शेरवानी थमा दी। फिर क्या, मुतासरा शख्स ने अदालत का रुख कर लिया। आया अदालत का रुख कर लिया तो क्या कर लेगा ये मेरा? क्या करूंगा? ऐसा अदालत में घसीटूंगा तुम्हें पता चल जाएगा। तो क्या होगा घसीटोगे तो? ज्यादा से ज्यादा चरीटें ही आएंगी ना। रोज चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर तुम्हें पता लगेगा धागे और सूट का भाव क्या होता है। एक मिनट यार, जीवीएस उसने नई शेरवानी का ऑर्डर तुम्हें दिया, तुमने उसे पुरानी शेरवानी थमा दी। तो नई तो है, नई में कौन सा फीता लगा होता है जिसे काट के उसका इफ्तिताह करते हैं? ये नई है,
पाजी ये देखें, ये नई है, मैं दुल्हा लग ही नहीं रहा, लग रहा है एनिमेटेड कार्टूनों में जादूगर को बुलाया हुआ है। ये कौन सी नवी है भैन मेरे? जितनी मर्जी नई शेरवानी पहन लो, लगना तुमने जादूगरी है। पाजी ये देखें, ये ना ही मेरे साइज की और जगह जगह सालन के दाग लगे हुए हैं। मैंने तो नई सी के दी थी, पता नहीं कहां दरबारों से लंगर इकट्ठा करता फिरता है। इसने नई शेरवानी किसी लंगर वाले शापर में डाली है, उधर से दाग लग गए सालन के। मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें नाप दिया था, ये मेरा साइज है। मैंने तुम्हारे साथ भला किया है। तुम जैसे जो सूखे सड़े चिड़े होते हैं ना, वो शादी के बाद फिट जाते हैं, फिर आके मेरे साथ लड़ती हैं। एक ही दफा पहनी थी शादी पे, अब तो पूरी नहीं आ रही। मैंने हल्की सी खुली रखी, मैंने कहा चलो 3-4 साल तो निकालेगा। ओए अगले 3-4 साल को गोली मारो, तूने मेरा ब्याह वाला दिन ही बर्बाद कर दिया। पाजी लड़की वालों ने वो जुगते की हैं, मुझे वो जुगते की हैं, मैं बता नहीं सकता। अब भाई दूल्हे तुम लग ही नहीं रहे, लकड़ी के घोड़े में घुस के नाचने वाले लग रहे हो। इन्नी खुली शेरवानी लगता है इन्हें पाई नहीं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ है। नहीं ज्यादती है, खुद छोटा है, शेरवानी बड़ी है, दूल्हा लग नहीं रहा, लग रहा राजस्थानी बांदरी है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है भैन मेरी। इससे ये साबित होता है कि सिर्फ लड़की वाले ही नहीं, तुम्हें हर बंदा ही जुगत करेगा। ये देखा है, तेरी शेरवानी की वजह से ये कैसी जुगतें लगा रहे हैं। तो शेरवानी से पहले कौन सा तुम्हारी देसी घी के डब्बे पे फोटो होती थी? सीवीएस, ये तो तुमने इसके साथ ज्यादती की है। तुमने पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 की खिलाफ वर्जी की है। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। बिल्कुल सही फरमाया आपने, उस बेचारे ने इतना खर्चा किया है और रूप भी नहीं चढ़ा उस पर। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ चीजें तो रूप नहीं चढ़ता, कीड़ियां चढ़दियां होंदी। रूप चढ़ने वाली कोई जगह तो हो ना। सारा रूप शेरवानी की वजह से चढ़ना था। वो तेरा बेड़ा तरजे, एक शेरवानी पुरानी देती तो लड़ना भी है। आओ जी ये देखें, अभी भी इसमें 3-4 नोट महसूस हो रहे हैं। जाहिल पेंडूस गंवार, ये फैशन है, नहीं मैंने अंदर जेब लगाई है सेफ्टी के लिए। बाहर की किसी जेब में सलामी डालते तो किसी ने निकाल लेनी थी। तुम्हें क्या पता है शादी में तुम जैसे कितने जेब कतरे फिर रहे होते। मेरी शादी और मैं ही जेब कतरा, जेब भी। वाह भैन मेरे, ये ज्यादती है फरीद साहब, केस होना चाहिए जीवीएस पे। वो देखें, वो दूल्हा लग ही नहीं रहा, मकरूज नवाब लग रहा है। ओ पा मेरे, साबत गरम मसाले में तुम्हारे जैसी मोटी इलायची होती है। तो तुम भी दूल्हा नहीं लग रहे, बादाम तोड़ने वाली थोड़ी लग रहे हो। ये सब तेरी शेरवानी की वजह से हो रहा है। बेचारा इतने पैसे लगा के दूल्हा भी नहीं लग रहा। ऐसे बंदे बारात में पान बेच रहे होते हैं। भाई जी गुस्सा ना करना, हमारे बच्चे आप जैसा चूचा लाते हैं जो बहुता पानी पी के शामी मर जाता है। वैसे यार जीवीएस बड़ी ज्यादती है, इतनी खुली शेरवानी। देन व्हाट, अभी खुली लग रही है ना, जब दूसरी शादी करेगा तो फिट होगी। तेरा खाना खराब हो, तेरा बेड़ा तरजे, पहली तो पूरी हो लेने दो, मुझे दूसरी के भुगतान में डाल दिया है। क्या मतलब, उन्होंने रुखसती नहीं दी? नहीं जी, उन्होंने कहा जो सही शेरवानी नहीं बना सका उसने लड़की की जिंदगी क्या बनानी है। वैसे मैं तो ये समझता हूं कि अदालत को चाहिए कि इस बेचारे की बारात पे जितना खर्चा हुआ है ना, वो सब तुमसे लेके इसको दे देना चाहिए। ओए किस बात का बारात का खर्चा? ऐसे थोड़ी जी खंड रोड़ो होने दी बारात इकट्ठी हो जाएगी। ओए शोखिया, वो जो बस आई थी वो कीड़ियों के लिए आई थी। वो घोड़ी जिसके ऊपर दूल्हे ने बैठना है वो कीड़ियों के लिए आई थी। वो वलीमे वाले दिन जो बकरे ज़िबा होने हैं वो कीड़ियों के लिए आए थे। ओए शोखिया, जिन्ना तू खर्चा करा रही है ना, तू बकवास कर रही है। तेरी ऐनक तो पता लगता है तेरे ब्याह ते 250 रुपया लग्या बस। यार हिसाब किताब नूं छड्डो, हुण ये सोचो कि इहदा करना की है। वो करना की है, इनू कहो इस कारपेट पे बैठे आपे उठ जाएगा। सुन रहे हो, ये तेरी वजह से हो रही है सारी बिस्ती। अरे मेरी वजह से क्या हो रही है? ये छोटी छोटी बातें भी शादी वाले ना बुटीक वालों पे डाल देती है। ये बुटीक वालों पे नहीं डालते, होता ही ऐसा है जीवीएस। यानी तुम लोग क्लाइंट्स को बुलाते हो, आज नहीं आओ, कल आओ, कल नहीं आओ, परसों आओ,
और जिस दिन शादी वाला दिन होता है उसी दिन डिलीवरी देते हो, ताकि जो क्लाइंट है उसको ट्रायल करने का मौका ना मिले, सही से देखने का मौका ना मिले, वो जल्दबाजी में अपनी चीजें ले जाए, उसके बाद तुम कहां और क्लाइंट कहां। फरीद आखिरी सिलाई मार रहा था मैं जब ये आया है, मशीन के बीच में से खींच के ले गया शर्मा। और मैंने कहा मुझे प्रेस तो कर लेने दो, कहते नहीं रहने दे, उन्होंने एचकन दे वट वेखने नहीं है, मुंडा वेखना है। तो मैंने कहा ट्राई तो दे दो, कहते रहने दे ट्राई, मैं इतने ट्राई देती तो मैं थक जाऊंगा। इन्नियां तेनू थकावटां चढ़ियां सन ते ब्याह कराया क्यों सही अमरीकी सुंडी। तो ऐनक लाई जिवें कुक्कड़ ने अखां बनवाइयां। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अजीजी भाईजान, मेरी वाइफ मुझ पे शक नहीं करती। अन्नी बाजी दा बनदा भी नहीं। तो तेरे ते यकीन कर लवे इन्नी बड़ी गल है। शक उस बेचारी ने की करना है। अच्छा जी, जब भी कहीं ये खबर सुनने को मिलती है ना कि हमारे मुल्क के अंदर तलाक की रेशो बड़ी बढ़ गई है, तो बड़ा दिल पसीज जाता है, बड़ी दुखी तबीयत हो जाती है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। सही। अच्छा, एक खबर मेरे नजरों से गुजरी है, वो उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए भी और अपने लिए भी। जरा वो बड़ा खूबसूरत पॉजिटिव एक मिला है किस्सा मुझे। क्या किस्सा है वो अजीजी? गौरी साहब, एक जोड़ा है बरतानिया का, जिन्होंने 81 साल शादीशुदा जिंदगी गुजारी है। 81 साल, 81 ईयर्स रफाकत है उनकी। हाय हाय हाय, क्या बात है। यानी 103 साला ड्रोर थी वाल्टर और 102 साला टिम वाल्टर। दूसरी जंगे अजीम में ना जी मिले ये। अच्छा। उस वक्त इनकी उम्र 18 साल और 19 साल थी। और ये दोनों बरतानिया की एक तियारे बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। अच्छा। और दोनों ने पहली मुलाकात के 3 साल बाद, यानी को 21 साल की उम्र में शादी कर ली। अच्छा। अब उनकी उम्र जो है वो 102 साल और 103 साल है। क्या बात है। हाय हाय हाय। और वो कहती हैं जी कि हमारी ये जो इज़्दवाजी जिंदगी है खुशगवार, हाँ जी, इसका राज सिर्फ इतना है कि हमने कभी बहस ही नहीं की, बल्कि जितना मुमकिन हो सका है हम घूमते फिरते रहे। अच्छा। खुशगवार जिंदगी की कहते हैं कि ये वजह भी है कि हमने घूमा बहुत है, फिरते रहे हम, जब भी फारिग हुए हम निकले और इकट्ठे। ये एक बड़ी, अब देखो ना, हम तो फटाफट घर से निकलते हैं कि लड़ाई ना हो पवे। तो कहते हैं भाई जी रवो इकट्ठे, इकट्ठे वक्त गुजारे। जब आप दूर दूर होते हैं तो शक व शुबहात पैदा होते हैं ना। वो कहते हैं कि हमने कभी दूसरों की बातों में आकर एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया, हम कभी भी एक दूसरे से बदगुमान नहीं हुए। ये एक बहुत बड़ी वजह है। हाँ जी सर। कि बदगुमानी नहीं हमने पैदा की, ऐसी अच्छी बात है। इसी वजह से तो वो इतने अरसे साथ रहे कि बहस नहीं की, बदगुमानी नहीं की, कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छी रखी। हाँ जी। और स्यापा आप देखो ना शुरू ही वहां से होता है। एवं बीवी अंदर बार दी कह देती है कि ये आपकी शर्ट इधर से सुर्ख क्यों हुई हुई। अगले दा बेचारे दे दिल करे रोटी खांदी है, दफ्तर च टमाटर डिग पिया होवे। अजीजी औरत ये भी कह देती है, हाय आपके कंधे पे इतना लंबा बाल कहां से आया। हाँ जी, अज मैं अम्मा फरीदा दा पाठ कीता सी। अम्मा दा बाल डिग पिया होने। यानी वही है ना कि बहस कर लें जितना वो फिर उलझता जाता है। बिल्कुल। वक्ती तौर पर कोई भी नहीं है सोचता कि मैं हारूं। जब बहस शुरू हो जाती है तो दोनों फिर जीतना चाहते हैं ना। सही। और ये सोचना शुरू हो जाते हैं कि अगर मैं हार गया तो सारी जिंदगी मुझे ताना मिलेगा, बीवी को हार जाता है। बीवी सोचती है कि अगर मैं हार गई तो मेरी सहेलियां कहेंगी कि हाय हाय तुम्हें खामद भी टैकल करना नहीं आता। अल्लाह, मैं समझता हूँ कि अगर चुप करके दोनों एक दूसरे को सुने, बल्कि अय्यी फार्मूला इस्तेमाल करें। ये क्या है अजीजी फार्मूला? बेगम जो सबक पढ़ाए हो पढ़ लो। सीधा सीधा कहो नो भाई जी हुक्म करो। वो कहे अलफ गुब्बारा बेफुआरा सीन कलेजी, उसको कहो ठीक है। हमारे यहाँ एक और बड़ी अजीब सी खराबी पाई गई है जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं। मियाँ बीवी अगर दोनों वर्किंग लाइफ गुजार रहे हो ना जी, हाँ जी, तो वो
लाजमन घुमंड करना शुरू कर देती हैं बीवियां। तो मैं अपना घुमाती हूँ, अपना खाती हूँ, मुझे क्या। ये तलाक बढ़ने की एक ज्यादा वजह ये भी है कि औरत खाम खा का कॉन्फिडेंट हो रही है। ये ऐसा नहीं होता, कोई कमाने से ही जिंदगी नहीं गुजर रही होती। सही। कंप्रोमाइज का नाम जिंदगी है यार। खुशियां जो हैं वो कंप्रोमाइज करने से मिलती हैं और एक दूसरे को स्पेस देना पड़ती है अजीजी इसमें। पड़ती है। अल्लाह आपका भला करे, आप माशाल्लाह खुद ट्रेंड आदमी हैं। अजीजी भाईजान, मेरी वाइफ मुझ पे शक नहीं करती। अन्नी बाजी दा बनदा भी नहीं। तो तेरे ते यकीन कर लवे, इन्नी बड़ी गल है। शक उस बेचारी ने की करना है। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਵੇਖ ਗੁੱਚੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ है। फिर कहना मैं ये चाह रहा था कि ये जो वर्किंग जोड़ा होता है ना जी, उसमें ये भी होता है कि बीवी जो है अगर उसका ओहदा बड़ा हो, उसकी सैलरी ज्यादा हो, या वो जॉब उसकी अच्छी हो, तो खामद खाम खा कम्प्लेक्स हो जाता है। बिल्कुल। अगर खामद ज्यादा अच्छी जगह पे फायज हो या अच्छे ओहदे पे फायज हो, तो बीवी कंफ्यूज होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्या है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। ये बात तो भाई अगर बीवी अच्छी है तो आपका लिबास अच्छा है। बिल्कुल। अगर खामन ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा अच्छे ओहदे पे है तो इसका मतलब है बीवी का लिबास अच्छा है। लेकिन देखने में ये आता है कि ये शादियां टूटने की वजह जो है ना जी, वो ये बहुत ज्यादा बन रही है कि एक का घुमंड और एक का एहसास कमतरी आपस में टकरा जाता है। ये बड़ी खतरनाक चीज है। और अजीजी, एहसास कमतरी या घमंड आपके इर्द गिर्द जो जाहिल लोग होते हैं वो पैदा कर देते हैं। हाँ, एवं कही जाते ने, गोल दस तेरा खामन जेड़ा ओदा 17वां स्केल है, तेरा 19 है। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। बाकायदा वाकई ये इर्द गिर्द के जो बेवकूफ हैं वो ये कहना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो इस जोड़े ने कहा है कि भाई बाहर इकट्ठे निकलें। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बीवी को साथ लेके बाहर निकलते हुए हिचकिचाते हैं। दोस्तों यारों में चले जाते हैं साथ फिरने टुरने, और बीवी घर बह के सड़दी कुड़दी रहती और अपने आइडिये सोचती रहती इस वक्त कहाँ होंगे। वो बीच में जो असलम गया है वो कोई अच्छा लड़का नहीं, ये तो फिर भी अच्छे हैं, शरीफ हैं, असलम नहीं अच्छा, उसके कहे पे ना चल पड़े। लोग बेचारी जो मर्जी आइडिया बनाती रहे। असलम नो असलम परवेज पेंट कर देवे जो फिल्मों में विलन बनते थे। वो तो फिर उसकी मर्जी है ना बेचारी, जिधर मर्जी शैतान उन्हें ले जाए। सही बात है। इसलिए ये इस जोड़े ने बड़ी अच्छी बात की है कि आप बीवी के साथ बाहर निकलें, उसको घूमने के लिए साथ लेके जाएं, बजाय दोस्तों के साथ फिरने के आप अपने बीवी बच्चों के साथ फिरें। सही बात। अजीजी भाईजान, मैं जब भी सैर करने के लिए जाता हूँ तो मैं हमेशा अपनी बीवी को कहता हूँ चलो मेरे साथ, वो खुद ही नहीं जाती। नहीं, उसको अब आइडिया हो गया है ना कि तुम रक्शे में बैठ जाओ तो फिर जगह नहीं बचती। उस बेचारी ने अगे ड्राइवर नाल ते नहीं ना पैना। जाहिर है वो एक मशर की माँ जी हैं। हम ऑटो इस्तेमाल नहीं करते, हमारी अपनी गाड़ी है FX। FX। बहुत अच्छे। ओ तो हुण मुक गई है, किसे चिंगची ते नहीं हो FX लहाया। नहीं, वैसे ऑन द सीरियस नोट बिल्कुल बेगम को बच्चों को सैर पे साथ लेके जाओ। हाँ जी बिल्कुल। ये इस तरह खवातीन बेचारी नफ्सियाती मरीज बन जाती। मैंने बाखुदा देखा है कि कई खवातीन हमारी बहनें वो बेचारी सड़ सड़ के कुड़ कुड़ के वो जरूरत भी नहीं करती खामद के आगे, वो बीमार हो जाती है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, आपके भी जिंदगी में होंगे लाजमन, जो बेचारे हैं भी बीवी दा कही जाते ने यार वो बेचारी बड़ी बीमार हो गई है, तेनों की दसीए, बस यार बड़ी टेंशन। वो पता लगता है भाई जी उन्होंने घर छड़ के सवेरे निकलता ते राती घर। यार खुदा का वास्ता है, वो इंसान है, को बकरी मझ तो नहीं है ना। मेरा मतलब है को बकरी बिल्ली भी घर अकेले छोड़ जाए तो वो बीमार हो जाती, वो तो इंसान है। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू से अपनी अजदवाजी जिंदगी बेहतर करने के लिए घर में एक तो बहस ना करें,
एक बदगुमानी ना पैदा करें दिल में, और तीजा इकट्ठे घूमे फिरे। ये जो जोड़ा मैं बता रहा हूँ ना, 102 साल और 103 साल का, इनकी एक 76 साला बेटी है। उसने ये बताया कि हमने कभी अपने माँ बाप को बहस करते हुए नहीं देखा, कभी एक दूसरे पे शक करते हुए नहीं देखा। ऐसा पप्पू जोड़ा यार, देखो यार बड़ा सादा सा फॉर्मूला है अजीजी, कोई मुश्किल नहीं है ये। यार इस लड़के से लेक्चर लिया करो। इस लड़के जितना ताबेदार हमारी बहू का कोई नहीं है। वो तो अक्सर तारुफ ही ये कराती हैं अपनी फैमिली में, इनसे मिलें, ये मेरे स्टूडेंट हैं। कहने का मकसद ये है अपना फरीद सियाना साहब, घर में छोटी छोटी बातों पे बहस नहीं करनी। बिल्कुल सही बात। जी जी अजीजी भाईजान, जब भी आपकी भाभी के साथ मेरी बहस शुरू होने लगे ना, मैं फौरन बुक खोल के बैठ जाता हूँ। यहाँ वही बुक, खाने पकाने के तरीके। नहीं अजीजी, ये दूसरी बुक पढ़ता है जिसपे लिखा होता है इस बंदे के मैंने पैसे देने हैं, इसके गालिबन दे चुका हूँ। अल्लाह भाईजान बीच में ना बोला करें, ये मेरा फैमिली मैटर चल रहा है। आई एम सॉरी। अजीजी मैं तो जस्ट आपकी भाभी के साथ शॉपिंग करने इसलिए नहीं निकलता, शॉपर मुझे उठाने पड़ते हैं। उठा लिया करो, तुम्हें सूट भी करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, दिन की रोशनी में रिस्क तलाश किया करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रिस्क देता है। वाह वाह वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।